दक्षिण पूर्वी एशिया ये शब्द दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उजागर होता है, सामने आता है, प्रचलन में आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कई सारे औपनिवेशिक शक्तियों के शिकार हुए हैं। पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, डच जैसी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का ये पूरा इलाका दक्षिण पूर्वी एशिया का एक तरीके से इसने जुल्म सहा है इन औपनिवेशिक शक्तियों का। हम भारत के वासी जानते हैं कि एक भी यदि औपनिवेशिक शक्ति का अटैक हो जाए तो कितना विनाश कर सकता है। एक तरीके से शोषणकारी होता है औपनिवेशिक शक्तियों का शासन। ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया और भारत का चहुमुखी शोषण किया। इस इलाके पर अलग अलग औपनिवेशिक शक्तियों का राज होता है। यूरोपियन शक्तियों को मैंने आपको बताया, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, डच जैसी औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ पर अपना कब्जा कर चुकी थी। तो ऑब्वियस बात है इस इलाके का उन्होंने बहुत ही शोषण भी किया होगा। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान की तूती बोलने लगी। जापान का प्रभाव क्षेत्र यहाँ बढ़ गया और ये इलाका, अगर हम शॉर्ट में बोलें, यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। और यही वजह है कि ये इलाका पीछे रह गया। यहाँ समस्याएं भारत जैसे मिलती जुलती हैं। भारत भी औपनिवेशिक शक्ति का शिकार हुआ। ये भी समस्या क्या है जो कॉमन है, वो ये है कि भारत में भी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी। हमने पढ़ा है, हम जानते भी हैं कि भारत आज़ाद तो हो गया था लेकिन राष्ट्र निर्माण का काम अभी बाकी था। उसी तरीके से यहाँ भी समस्याएं हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, समस्या थी, गरीबी की समस्या थी। किसकी समस्या थी? गरीबी की समस्या थी। अगर हम गौर करें इन सभी समस्याओं को तो हमें नज़र आता है कि इन समस्याओं का समाधान इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये समस्याएं एक होती तो, या किसी एक देश से संबंध होती तो उसका समाधान भी एक देश अपने बलबूते निकालने की कोशिश करता। लेकिन ये समस्याएं कॉमन थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल देशों के लिए ये समस्याएं कॉमन थी। इसलिए यहाँ पर एक अत्यावश्यक हो गया था एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना, एक संगठन का निर्माण करना। और बेसिक चीज़ मैंने बता रखी है आपको क्षेत्रीय संगठन को समझाते वक्त। यदि जिस भी श्रोता ने या बच्चे ने नहीं वो वीडियो नहीं देखी है, आसियान से पहले मैंने यूरोपीय संघ वाली वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता पर जो कहीं भी हो सकता था, बहुत ही बेसिक बातें, वो बातें मैंने वहाँ पर बताई हैं कि एक मूलभूत समस्या होती है, उसका समाधान निकालने के लिए क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता बहुत महसूस होती है। क्षेत्रीय संगठन मंच के तौर पर काम करते हैं। तो ये मंच की आवश्यकता इन देशों को भी थी जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते थे। समस्याएं क्या थी आपके सामने प्रस्तुत हैं अब। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, समस्या थी, आर्थिक पिछड़ापन था, गरीबी की समस्या थी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग बात ये भी है कि इन देशों पर दबाव था, प्रेशर था। कोल्ड वॉर के समय या तो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाए या तो फिर साम्यवादी गुट में शामिल हो जाए। और इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन जो उस समय एक नया रूप धारण कर रहा था, बांडुंग सम्मेलन, ये दोनों असफल हो रहे थे देशों को एकजुट लाने में, बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इन सभी समस्याओं का निराकरण उन्होंने आसियान के तौर पर देखा। आसियान के गठन का कारण यहाँ पर हम इन सब को बता सकते हैं। यही कारण थी, यही समस्याएं थी। देखो, हर समस्या का समाधान निकालना जरूरी होता है, उसका समाधान होता भी है। तो इन समस्याओं का समाधान जो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के पास आया, वो क्या आया? आसियान के रूप में, आसियान के रूप में आया। भरोसा था आसियान पहले भी बन सकता था। आसियान
हो सकता था 1950 1960 में ही बन जाता, लेकिन नहीं बना क्योंकि उनको भरोसा था बांडुंग सम्मेलन में एकता किसकी, एशिया और अफ्रीका और नव स्वतंत्र देशों के बीच की जो एकता है ना, वो वहाँ पर एक आशा थी बन जाएगी बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन में। वहाँ से ये सब प्रयास असफल हो गए। देन आसियान की आवश्यकता महसूस हुई दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को। आसियान कब बना? आसियान कब बना? आसियान की स्थापना हुई 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। ये ध्यान देना, आसियान की स्थापना हुई 1967 में। और आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जब आसियान की स्थापना हुई तब इसके संस्थापक देश 5 थे। बाद में इसमें 5 और सदस्य जोड़े गए, तो एट प्रेजेंट इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 10। और 1967 में जब आसियान की स्थापना हुई, वो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई। और उस समय कितने संस्थापक देश थे इसके? 5। पांचों के नाम हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, सिम फिट। कैसे? सिम फिट। इसमें आई 2 बार है, या आई को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आई का मतलब यहाँ पे इंडोनेशिया से है, एस का मतलब यहाँ पर किससे है? सिंगापुर से है, एम का मतलब मलेशिया से हो गया, एफ का मतलब फिलीपींस से हो गया, और टी का मतलब थाईलैंड हो गया। तो ये बन गई यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक, सिम फिट। सिम क्या हो गई है? फिट हो गई है। और यहाँ आई क्या है? कॉमन है, इंडोनेशिया। बाकी एस का मतलब सिंगापुर, एम का मतलब मलेशिया, एफ का मतलब फिलीपींस, टी का मतलब थाईलैंड। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यदि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब समझते हैं आगे टॉपिक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आगे हम आसियान के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। आसियान क्या है ये अभी हमने समझा। इसके अलावा हम आसियान के उद्देश्य को समझेंगे। आसियान क्षेत्रीय मंच को यहाँ पर समझा जाएगा। आसियान के स्तंभ कितने हैं, आसियान शैली के बारे में, और आसियान विजन 2020 के बारे में। और अंत में हम ये भी समझ लेंगे कि आसियान और भारत के रिश्ते कैसे रहे, इंडिया आसियान रिलेशन, ये भी यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, आसियान क्या हुआ, आसियान के बारे में यहाँ तक जितनी बातें हो सकती थी, बेसिक चीज़ें वहाँ पर हमने समझ ली। आसियान के उद्देश्य को समझते हैं। क्या उद्देश्य था? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में यूरोपीय संघ वाले में, कि एक्चुअली में किसी भी क्षेत्रीय संगठन को बनाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। और मेन तो अगर मुख्यतः अगर हम देखें यहाँ मेनली, तो जो कारण, जो उद्देश्य होते हैं वो सेम होते हैं। और वो जो कॉमन उद्देश्य है वो क्या है? विकास का है। विकास एक कॉमन उद्देश्य हो जाता है। ये विकास हो सकता है सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, और राजनीतिक विकास हो। मुख्य तौर पर इन 2 विकासों पर ध्यान दिया जाता है, सामाजिक और आर्थिक विकासों पर ध्यान दिया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास। ये विकास तो बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट, क्योंकि यदि डेवलपमेंट होगा तो पैसा आएगा। ठीक है, सब कुछ देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और सब कुछ अच्छा होगा तो अपने आप शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। एक धारणा तो ये भी है। तो इसका भी उद्देश्य लगभग ऐसे ही है आसियान का। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक उन्नति करना था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना था। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करना था। अगर आर्थिक उन्नति हो गई, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हासिल हो ही जाएगा।
तो आर्थिक उन्नति के द्वारा क्या करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था आसियान का उद्देश्य। इसके अलावा देखो आसियान के देश भी शांति की बात करते हैं, शांति बहुत ज़रूरी है। और इन बेचारों को, ये जो देश थे ना, मैंने आपको क्या बताया था कि ये देश उपनिवेशवाद के शिकार हुए थे, विश्व की महान शक्तिशाली देशों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया था। तो कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा की भी ज़रूरत थी, शांति, सुरक्षा, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण चिंता का विषय था। तो इसलिए इनका उद्देश्य भी यही बन गया कि कानून का शासन और यूएन के अनुसार जो भी क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व है उसको वो बढ़ावा देंगे, ये उनका उद्देश्य होगा। देखिए याद रखना, शांति बहुत ज़रूरी है। अगर शांति बनी रहेगी तो विकास भी रहेगा। याद रखना, शांति और विकास को हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर शांति रहेगी तो विकास होते रहेगा, और यदि विकास है तो वो शांति के लिए रास्ता खोलेगा। शांति विकास के लिए रास्ता खोलेगी और विकास शांति के लिए रास्ता खोलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसलिए दोनों उद्देश्य भी बन गए यहाँ पर। देखो, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, विकास और शांति के बीच का रिश्ता याद कर लो, तो दोनों के दोनों उद्देश्य भी आपको याद हो जाएंगे। और शांति रहेगी तो स्थायित्व भी बना रहेगा, इसको ऐसे भी समझ लेना। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ना लाइफ में। तो स्टेबिलिटी क्या है, शांति के साथ ये सब आपस में इंटरलिंक है। तो दो उद्देश्य तो अपने आप इंटरलिंक हैं, इसलिए दोनों यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके। और कानून का शासन, देखो नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। कानून का शासन रहेगा तो इस तरह से हड़बड़ी नहीं रहेगी, जिस तरीके से जापान ने किया कि पूरे इलाके पर ही कब्जा करने की नीति अपना ली, स्पेन ने किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई कानून नहीं था उस ज़माने में। अगर कानून होता तो शायद जापान इस तरीके से उपनिवेशवाद का शिकार नहीं बनाता इनको, ना स्पेन करता, ना ब्रिटेन, ना फ्रांस। तो कानून का शासन बहुत महत्वपूर्ण है, ये सर्वोपरि होना चाहिए हर देश के लिए। पूरे विश्व भर में यदि शांति बनाए रखनी है तो कानून का शासन होना चाहिए। आसियान क्षेत्रीय मंच को समझते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, आसियान के देशों की जो सुरक्षा और विदेश नीति है उसमें तालमेल बनाना था, कोऑर्डिनेशन बनाना था। मुद्दा यह है कि संगठन में मौजूद जितने भी देश हैं, टोटल 10, उनमें आपस में क्या बना रहना चाहिए, तालमेल बना रहना चाहिए। यदि तालमेल बना रहेगा तो विवाद पैदा नहीं होंगे, और विवाद पैदा नहीं होंगे तो क्या होता है, अगला चरण इसके बाद क्या होता है, अगर विवाद पैदा नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, कोई समस्या पैदा नहीं होगी, और समस्या पैदा नहीं होगी तो अपने आप शांति बनी रहेगी। तो तालमेल बनाना जरूरी है। किन चीज़ों में, विदेश नीतियों में और देश की जो सुरक्षा नीति है, ये दोनों अलग चीज़ हैं। तो इसमें यहाँ पर तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी देश आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इन नीतियों को बनाएं तो क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। और यही काम है आसियान क्षेत्रीय मंच का, जिसकी स्थापना हुई है 1994 में। आसियान स्तंभ 2003 तक, 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना हुई। आसियान समुदाय के अंतर्गत 3 प्रकार के समुदाय आते हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इन्हीं को आसियान के 3 स्तंभ कहते हैं, 3 पिलर ऑफ आसियान। आसियान के 3 स्तंभों के नाम क्या हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 आसियान समुदाय हैं, और इनकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी, 2003 में। वेरी इजी है, 3 पिलर हैं तो 3 में ही बने थे, 2003 में, 2002 में नहीं बनेंगे, ऐसे याद कर लेना। और आगे समझते हैं कि आसियान सुरक्षा समुदाय क्या था। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या था, उससे पहले हम एक बार और इस बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं। विवाद सबसे बड़ी चीज़ होगी, किसी भी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो गया तो एक समस्या बन जाएगी, और वो समस्या का हल निकालना जरूरी हो जाता है। अगर उस समस्या का हल निकल गया तो बात ठीक है, अगर नहीं निकला तो वो युद्ध में तब्दील हो जाता है। वो किस में तब्दील हो जाता है, युद्ध में। ये बात मैंने यूरोपीय संघ वाले टॉपिक में भी बताई थी, और ये बात पर फिर से आप गौर करें। ये विवाद 2 तरीके के होते हैं, मैंने कहा था सीमा विवाद भी हो सकता है और आर्थिक विवाद भी हो सकता है। सीमा विवाद हम या कहें सुरक्षा संबंधी विवाद, या आर्थिक विवाद हो सकता है।
तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन दो विवादों को रोकने के लिए क्यों ना एक ग्रुप बना दिया जाए, एक समुदाय बना दिया जाए। तो उसका नाम रख दिया गया आसियान सुरक्षा समुदाय, जहां पर ये सुरक्षा संबंधी विवादों का हल किया जाएगा, और आसियान आर्थिक समुदाय, जहां पर आर्थिक विवादों का हल या उसका निपटारा किया जाएगा आर्थिक विवादों का। यहाँ पर दो जो समुदाय बने वो तो ये दो विवादों से पैदा हो गए। तो पहले वाले सुरक्षा समुदाय को समझते हैं यहाँ पर क्या है, जो भी क्षेत्रीय विवाद पैदा हो रहे हैं उनको सैनिक टकराव तक न ले जाने पर सहमति बनी थी इस पर। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय समुदायों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित था। किसी भी तरीके से देखो, विवाद हो सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, विवाद हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, विवाद है तो समस्या है, फिर लास्ट में इसका कोई ना कोई हल होगा। अगर हल निकल गया तो ठीक है, तो हल जो निकलेगा वो भी मैंने बताया था, उसके लिए बातचीत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, तभी निकलेगा हल। विवाद यहाँ के संवाद करना पड़ेगा देशों को आपस में, तभी हल निकलेगा। तो मुद्दा ये है कि उसे हमें सैनिक टकराव तक नहीं ले जाने देना है। क्षेत्रीय विवादों को कहाँ तक नहीं ले जाने देना है? सैनिक टकराव तक। और ये आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है। तो इसके लिए इन्होंने कहा हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, वचन निभाते हैं। तो ये प्रॉमिस जो किया गया ना 2003 तक, कई सारी चीज़ों को लेकर प्रॉमिस कर लिया गया इन देशों के द्वारा। किन सारी चीज़ों पर? इन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे, ओके, पीस बनाए रखेंगे, निष्पक्षता बनाए रखेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे। सहयोग बहुत ज़रूरी होता है जी, विवादों को हटाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रों के आपसी अंतर का सम्मान करेंगे। हो सकता है कोई राष्ट्र छोटा हो आकार में, कोई बड़ा हो, किसी की अर्थव्यवस्था छोटी हो, किसी की अर्थव्यवस्था बड़ी हो, कोई सैनिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, कोई कमज़ोर हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये, लेकिन हम इसको ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, इसका हम सम्मान करेंगे, कोई बात नहीं। इसके अलावा संप्रभुता के अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। संप्रभुता के अधिकार यानी कि हर कोई देश क्या है, अपने आंतरिक मामलों में और अपने जो विदेश नीति वाले मामले हैं उनमें स्वतंत्र है, उसका वो संप्रभु अधिकार है। वो अपना रूल जैसे करना चाहता है अपने देश में वो करे, इसमें उसका अधिकार है। तो इस तरीके से जो संप्रभुता के अधिकार हैं उनका भी क्या करना, सम्मान करना यहाँ पर शामिल है। तो इसको लेकर इन्होंने 2003 तक समझौते कर लिए थे, किन्होंने? आसियान के देशों ने। तो इसीलिए यदि ये सब चीज़ें बनी रहेंगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, क्षेत्र में अशांति कम हो जाएगी, या उसका हल, अगर विवाद हो भी रहे हैं तो उसको सैनिक टकराव तक रोक दिया जाएगा कि सैनिक टकराव में वो तब्दील ना हो। उसके अलावा आता है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य क्या था? आसियान देशों का एक साझा बाजार बनाना और उत्पादन आधार तैयार करना। अब मैंने कहा था जो आर्थिक विवाद होते हैं उनको यहाँ पर रोका जाएगा, आसियान आर्थिक समुदाय में उसे रोक दिया जाएगा। अब इसके लिए इन्होंने कहा हम बना लेते हैं एक साझा बाजार, साझा बाजार बना लेते हैं। पूरा कोई भी देश, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी, यदि इस इलाके में कोई भी देश यदि आसियान पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इस तरीके से ना देखे कि मलेशिया में अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिंगापुर में, उसको ऐसा ना लगे। पूरा आसियान एक बाजार बन जाए और कॉमन मार्केट बन जाए। किसी को भी, कोई भी इन्वेस्टर जो आए, कोई भी देश आए, उसे इन्वेस्ट करने में सहूलियत हो, यहाँ पर कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो इसलिए यहाँ पर साझा बाजार को महत्व दिया गया और उत्पादन आधार को महत्व दिया गया। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक विकास में भी क्या करना है, इसका उद्देश्य मदद करना है। सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद करना इसका एक उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के बारे में। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय सदस्य देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक मेल मिलाप, संचार, मीडिया, खेलकूद और शिक्षा पर आधारित है। इन सभी क्षेत्रों में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अब समझते हैं आसियान शैली। ये आसियान शैली है जिसकी वजह से आसियान जो है एक सफल संगठन माना जाता है। सफल संगठन, या बोले तो आसियान जो है एक सफल संगठन बना है, तो उसका एक क्रेडिट जो जाता है वो आसियान शैली को जाता है। कैसे? तो क्या है आसियान शैली? आसियान शैली क्या है, इन तीन चीज़ों को यहाँ पर समझना।
ये 3 वर्डों का कमाल है, बस हो गया। आसन शैली समझ में आ जाएगी। आसन शैली का मतलब है कार्य करने का तरीका, आसियान का कार्य करने का तरीका, आसियान का कार्य करने का तरीका। तो आसियान शैली का मतलब हो गया कि आसियान की कार्यशैली से, कार्यशैली कि कार्य कैसे करता है। तो आसियान की कार्यशैली कैसी है? अनौपचारिक है, टकराव रहित है और सहयोगात्मक मेल मिलाप है। टकराव रहित है मतलब टकराव नहीं होता सदस्य देशों के बीच। जैसे कि अभी हम सार्क में देखते हैं कि सार्क में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव रहता है, जिसकी वजह से सार्क जो है एक तरीके से उतना प्रभावी संगठन के तौर पर अस्तित्व में नहीं आ रहा है या सामने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है आसियान में। इसके अलावा सहयोगात्मक मेल मिलाप है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और अनौपचारिक है, अनऑफिशियल है, यहाँ पर बात हो रही है। बात करते हैं आसियान की विशेषताओं के बारे में। तो आसियान की विशेषताओं में वही टॉपिक आ जाते हैं जो हमने पहले पढ़े होते हैं, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। जैसे हमने आसियान शैली पढ़ी तो ये भी इसकी एक विशेषता है। हमने आसियान समुदाय के बारे में पढ़ा था, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, सुरक्षा समुदाय, ये भी आसियान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा ये ध्यान देना आप कि आसियान एक आर्थिक संगठन है। आसियान एक क्या है? मूल रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन है। आर्थिक संगठन को यहाँ पर गौर करते हैं। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें, यहाँ पर यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन के तौर पर अस्तित्व में आया था। शुरुआती अवस्था में जब हमने पढ़ा था कि 1948 में यूरोप के 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी थी, तो उस समय वो आर्थिक संगठन था, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीतिक रूप लेता रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आसियान मूल रूप से एक आर्थिक संगठन है, और आज भी वो एक आर्थिक संगठन ही है। वो राजनीतिक रूप नहीं ले चुका है, उसने राजनीतिक रूप नहीं लिया है यूरोपीय संघ की तरह। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आसियान जो क्षेत्र है उसकी अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका से, चीन से, जापान से, तो उसकी इकोनॉमी जो है इनसे बहुत कम है अगर उनसे कंपैरिजन करें। लेकिन ये जो इलाका है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की तुलना में इसकी विकास की जो गति है, ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इस इलाके का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इन्फ्लुएंस इसका बढ़ रहा है। ओके, अब जो आसियान शैली हमने पढ़ी, वो आसियान शैली मैंने आपको बताया था कि आसियान को यदि आज हम ये कहें कि एक सफल संगठन है, तो उसके पीछे एक आसियान शैली को क्रेडिट दिया जाता है। तो एक यहाँ पर हम पॉइंट डाल सकते हैं कि क्या कभी ऐसा किया आसियान ने कि जहाँ पर हम कहें कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया? जी हाँ, सदस्य देशों के बीच कभी भी विवाद होते थे तो उसको बहुत अच्छी तरह से निपटारा किया है आसियान ने। जैसे यहाँ पर लिखा है, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को और पूर्वी तिमोर के संकट को समाप्त किया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है जो हमें बताता है कि आसियान ने किस तरीके से जो संकट पैदा हो रहा था आसियान रीजन में, दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजन में, और उसे किस तरीके से उसने हल किया है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आसियान को कि वो क्षेत्र में, आसियान के जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, वहाँ किस तरीके से विवादों का हल शांति, संवाद के द्वारा निकाल सकता है। यही जो कॉन्फिडेंस बना है ना आसियान का कि वो ऐसा कर सकता है, उसे सफलता मिली है, वो ऐसा कर सकता है। यही जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस उसे इतना आगे ले जा चुका है कि वो उसका एक विजन बन चुका है 2020 वाला, 2020 वाला विजन, जिसमें वो एक तरीके से इमेजिनेशन पर आधारित करता है, मतलब परिकल्पना करता है, एक फ्यूचर के बारे में बताता है कि हम क्या करेंगे, अपनी बहिर्मुखी भूमिका पर जोर देंगे। आसियान किस पर जोर देगा? बहिर्मुखी भूमिका पर जोर देगा, मतलब आउटवर्ड लुकिंग। इट मीन्स क्या हो गया कि अब तक आसियान जो था वो अपने रीजन के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्रीय विवाद होते थे, अलग अलग के जो विवाद, तरह तरह के जो विवाद होते थे, उनका निपटारा करता था। लेकिन अब यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी हो, उस मुद्दे पर यदि कोई विवाद है या उस पर कोई संवाद करना है, तो आसियान उसे एक मंच प्रदान करेगा।
आसियान उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। यही आसियान विजन 2020 है, जिसमें आसियान की बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। कैसी भूमिका को? बहिर्मुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि आसियान जो होता है वो जब भी कोई टकराव होता है, पहले तो टकराव को अब उतना तवज्जो देता ही नहीं है, उसके बदले में वो बातचीत की नीति अपनाता है, संवाद की नीति अपनाता है, और यही आसियान की क्या है? ताकत है। यही क्या है? आसियान की ताकत है कि निरंतर संवाद की नीति अपनाता है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भी ध्यान दिया है। अपने सदस्य देशों के बीच इन पर भी उसने ध्यान दिया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA पर ध्यान दिया है, फ्री ट्रेड एरिया पर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि FTA के अंतर्गत क्या होता है, जो सीमा शुल्क होता है, टैक्स जो होता है, उसमें काफ़ी छूट दी जाती है। टैक्स में जो भी इस FTA के अंतर्गत इस FTA के अंतर्गत जो कंपनियां शामिल होती, जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको काफ़ी छूट दी जाती है, काफ़ी छूट दी जाती है, ये ध्यान देना। निवेश, श्रम और सेवाओं, सीमा शुल्क में भी यहाँ पर कटौती की जाएगी, तो वो अलग मुद्दा है। वो एग्रीमेंट में हर देश में अलग अलग तरीके से छूट दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3 क्षेत्रों में FTA पर ध्यान दिया जा रहा है: निवेश, श्रम और सेवा, सर्विस, लेबर और इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें खास? आसियान और भारत के रिश्तों के बारे में, आसियान और भारत के रिश्तों के बारे में यहाँ पर समझते हैं क्या है कुछ खास। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और ये वो समय था जब हम कह सकते हैं इंडिया के लिए भी बड़ी दिक्कत, एक भारत की विदेश नीति पूरी तरह से तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता वाली नहीं थी, लेकिन यहाँ पर स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि इस कोल्ड वॉर के दौरान भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ के प्रति था, और ऐसे में आसियान को भारत को आसियान के प्रति ज़्यादा हम रुचि नहीं देख पाते हैं। इस दौरान में भारत ने आसियान के लिए कोई विशेष खास नीति भी नहीं अपनाई थी, और भारत ने अपनी विदेश नीति में से ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया था, इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया था इस दौरान। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, भारत उसके बाद आसियान के लिए, इस एरिया के लिए लेकर आता है एक नीति 1991 से, जिसका नाम था पूर्व की ओर चलो नीति। पूर्व की ओर चलो नीति, ध्यान देना। हालांकि ये पूर्व की ओर जो चलो नीति है, इसके अंतर्गत न केवल आसियान बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देशों के साथ भी रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात है, और इसी नीति की वजह से इन देशों के साथ जो है व्यापार बढ़ाने में भारत को क्या मिली है? सफलता भी मिली है, और भारत के इन देशों के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों में सुधार भी हुआ है। इनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में, उनमें बढ़ोतरी भी हुई है। अब जरा ध्यान देना कि भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने FTA, पुरानी जो NCERT बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि केवल 2 ही देश सदस्य देश, सिंगापुर और थाईलैंड, लेकिन ध्यान देना मलेशिया के साथ भी क्या किया है? मलेशिया के साथ भी भारत ने FTA किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे फिर से लिख दिया है कि भारत ने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। तो इसे आप कैसे याद करोगे? MST, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, STM या TSM जैसे भी याद करना है, TMS, SMT जैसे भी याद करना है, एक बढ़िया सा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा इसका। ओके, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर का नाम तो वैसे भी आपको याद रहेगा, क्योंकि सिंगापुर जो है काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, उस लिहाज से भी ये याद रहेगा कि भारत को यहाँ पर इस देश के साथ तो FTA करना ही चाहिए। मलेशिया के साथ भी यहाँ पर प्राथमिकता भारत को देनी चाहिए, पड़ोसी है सिंगापुर का, और थाईलैंड भी भारत के साथ इसके रिश्ते अच्छे हैं, वैसे भी हमें इसके साथ FTA करना चाहिए। इसके अलावा भारत ने पूरे आसियान के साथ भी 2010 में FTA की व्यवस्था लागू कर दी है। FTA भारत का हो चुका है आसियान के साथ। कब हुआ? 2010 में। याद रखना 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था क्या हो गई? लागू हो गई है।
2010 में, ध्यान देना। अब इसे समझते हैं मैप से। मैप से समझना बहुत ज़रूरी है। आसियान के टोटल मेंबर कितने हैं? 10, और इन 10 को गिनते हैं पहले। यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि पहले 5 शामिल हुए थे, बाद में 5 और शामिल हुए, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 5 थे संस्थापक देश, वो हमने एक शॉर्ट फॉर्म से समझा था, सिमफिट से। किससे समझा था? सिमफिट। और जिसमें आई का मतलब क्या था? इंडोनेशिया। आई का मतलब क्या था? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को पहले हम देख लेते हैं। ये है इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूरा इलाका इंडोनेशिया का ही है ये। तो सिमफिट हमारा ट्रिक था, सिमफिट। तो सिमफिट के अनुसार आई का मतलब तो इंडोनेशिया हो गया, एस का मतलब क्या था? सिंगापुर। तो बगल में ही सिंगापुर है, यहाँ पर इंडोनेशिया के ऊपर सिंगापुर है। फिर एम का मतलब मलेशिया, यानी कि तीनों लगातार हो गए, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। फिर यहाँ पर है एफ, एफ का मतलब हो गया फिलीपींस, और टी का मतलब हो गया थाईलैंड। तो फिलीपींस और थाईलैंड, थाईलैंड ये है, थाईलैंड यहाँ पर, ये थाईलैंड है और ये फिलीपींस। तो यदि इन 5 संस्थापक देशों को देखें तो लगातार ही हैं लगभग, एक फिलीपींस को छोड़कर। ये देखिए, ये पूरा इलाका ये थाईलैंड का ही है, और थाईलैंड से फिर टच करता है मलेशिया, और फिर टच करता है सिंगापुर। और यहाँ पर एक जल संधि है, ये वाली, जिसको मलक्का जल संधि कहते हैं। और इसके बाद उससे अलग हुआ है, क्या नाम है इसका? इंडोनेशिया। तो लगातार ही हैं ये 4, और फिर इसके बाद फिलीपींस। और इससे बेहतर तरीका याद करने का मैंने आपको क्या बताया? सिमफिट। तो दोनों तरीके से याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लो और ये मैप भी याद कर लो। देख लीजिए इसको गौर से। बाकी 5 तो यहाँ पर देख लीजिए, म्यांमार है, फिर कंबोडिया, ये लगातार ही हैं, देख रहे हैं आप, ये लाओस दिख रहा है, ये वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई दारुसलाम। ब्रुनेई दारुसलाम, ये 5 बाद में इसके सदस्य बने थे। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुरुआत के 5 संस्थापक देशों के नाम यदि याद हो गए तो बाद के भी 5 याद करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं 2 और टॉपिक। मैंने अभी आपको बताया था आसियान की वास्तविक ताकत क्या है। आसियान की वास्तविक ताकत क्या है? कि निरंतर संवाद को जारी रखता है और परामर्श करने की नीति अपनाता है। ये ध्यान देना। देखो, हो सकता है सदस्य देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाए, लेकिन यदि संवाद बना रहेगा तो फिर उसका हल निकल जाएगा, रास्ता जरूर बनेगा। जैसे हम इंडिया और भारत की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन 2 देशों के बीच है क्या? इन 2 देशों के बीच यही कमी है कि संवाद की कमी रही है। तो संवाद बहुत ज़रूरी है, न केवल इंडिया पाकिस्तान बल्कि किसी भी 2 देशों के बीच यदि संवाद बना रहेगा तो समस्या का हल निकालने में ज़्यादा दुविधा नहीं होने वाली है। तो आसियान की यही ताकत है, ये निरंतर संवाद की नीति अपनाता है और परामर्श करने की नीति अपनाता है। और इसके अलावा आसियान एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। आसियान विजन 2020 इस बात की परिकल्पना करता है कि आसियान क्या करेगा? बहिर्मुखी भूमिका निभाएगा। जिसका मतलब था, क्या था? कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, मुद्दे हैं, उनके संवाद के लिए, विचार विमर्श के लिए आसियान एक मंच उपलब्ध कराएगा। और उसी मंच की बात यहाँ पर हो रही है कि एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें ना केवल एशियाई देश बल्कि विश्व शक्तियाँ भी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए क्या करते हैं? मीटिंग पर आते हैं। एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराने का काम किसका है? आसियान का है। आसियान कहता है आओ, ये मंच दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, यहाँ हम मिलकर बैठकर आपसी बातचीत के द्वारा क्या करेंगे? हर तरह की जो राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी विवाद हैं, मामले हैं, उनका हल निकालने का क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, ये जो आसियान है ना, ये इसी तरीके से बन गया एक सफल संगठन। ये एक सफल संगठन है। जबकि जो सार्क है, जो कि दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, वो संवाद की नीति अपना नहीं पाया। वहाँ संवाद की बहुत बड़ी कमी है, वहाँ बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया जाता है, टकराव का माहौल बना रहता है हमेशा।
यही वजह है कि सार्क एक असफल संगठन है, जबकि आसियान एक सफल संगठन है। ध्यान देना। तो इसे करते हैं यहीं पर एंड आसियान के टॉपिक को। मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो में। गुड बाय। और एक चीज़ और बच्चों, यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल नहीं। और लाइक तो ज़रूर करें यदि आपको बिल्कुल ही बातें अच्छी लगती हैं, और कहीं कहीं पर कुछ बातें हो सकता है समझ में ना आए तो उसको सुधारा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लगातार ऑफलाइन की ही क्लास लेते हैं। ये अब जाके हम ऑनलाइन आ रहे हैं, यूट्यूब पर समय दे रहे हैं, तो हमें चाहिए थोड़ा सा प्रोत्साहन, और वो प्रोत्साहन मिलेगा यदि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं या लाइक मिलती हैं। और बाकी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता लाई जाए अपनी शिक्षा में, ऑनलाइन में भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।